वंदे मातरम खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के लिए सभी को जिम्मेदारी और समन्वय से कार्य करना है और इसी दौरान कहा कि साल 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य हासिल करना है। एक और जहां ड्रग्स सप्लायर्स पर कड़ा प्रहार करना है और वहीं दूसरी ओर बच्चों और युवाओं को ड्रग्स की चपेट में आने से बचाना है। ड्रग्स सप्लाई की चेन को तोड़ने के लिए पुलिस विभाग मुखबिर तंत्र को और मजबूत करे। ड्रग्स नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस, आबकारी और ड्रग्स कंट्रोलर मिलकर काम करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग्स लेने वाले बच्चों और युवाओं की सही तरीके से काउंसलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कॉलेज में एडमिशन के समय विशेष काउंसलिंग की जाए। ड्रग्स लेते हुए पकड़े जाने पर बच्चों के साथ आपराधिक तरह बर्ताव न करके उनके पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही कॉलेज में अभिभावक टीचर्स मीटिंग नियमित रूप से की जाए। समाज कल्याण और अन्य विभाग युवाओं की जागरूकता पर फोकस करें। इसके लिए सोशल मीडिया और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाए। हरिद्वार पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड घोटाले पर बयान देते हुए कहा है कि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आई है। जो नौकरी के लिए मेहनत करने वाले युवाओं के साथ नाइंसाफी है। कुछ लोग पैसे के बल पर नौजवानों की नौकरियां खा रहे हैं। इसलिए सरकार को इस पर जांच करनी चाहिए और चयन आयोगों के अस्तित्व पर भी विचार करना चाहिए। रावत ने 2024 में हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि इसका फैसला पार्टी को करना है। हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने की बात से इनकार नहीं किया है। रावत आज हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के विद्यालय विभाग पहुंचे, जहां उन्होंने वृक्षारोपण और यज्ञ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये देखने में आ रहा है जहाँ पर भी ये इस तरह के आयोग हैं, उनमें जो राज्य सरकारों ने बनाया उसमें कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं कोई कमी है। एक तो ये है कि उस कमी को दूर किया जाए। अच्छा तो ये है, और नहीं किया जा सकता तो बच्चों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, होनहार बच्चों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग जो शॉर्टकट से पैसे के बल पर उनकी नौकरी ले लेते हैं, उनकी नौकरी खा जाते हैं, अगर देशी भाषा में हम कहें तो कदापि उचित नहीं है। मैंने ये कहा था कि इस आयोग पर इसको रहना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इस पर भी सरकार विचार कर सकती है। राजधानी देहरादून को 1000 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि जिस रफ्तार से स्मार्ट सिटी का काम होना चाहिए था, वैसी रफ्तार नहीं आ रही है। स्मार्ट सिटी के लिए नए सीईओ आई हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही स्मार्ट सिटी के काम को लेकर अधिकारियों की बैठक होगी और उनका कहना है कि जून 2023 तक राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाना चाहिए। लेकिन जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है उसकी अब समीक्षा की जाएगी, क्योंकि जिस रफ्तार के साथ काम हो रहा है उससे लक्ष्य को हासिल करने में दिक्कतें आ सकती है। निश्चित रूप से बीच बीच में हम लोग बैठक कर रहे हैं और स्मार्ट सिटी के जो काम है जिस तरह से जिस गति से होनी चाहिए नहीं हो पा रहे हैं, मैं भी मानता हूँ। कल ही मेरी जिलाधिकारी जो सीईओ है स्मार्ट सिटी की, उनसे मेरी बातचीत हुई है और उनसे मैंने कहा है कि चूँकि जब वो नई जिलाधिकारी के रूप में या सीईओ के रूप में यहाँ आई थी तो उनके लिए एक नया ये परियोजना रही होगी, लेकिन अब उन्होंने जानकारी ली होगी तो मैं उनके साथ बहुत जल्द उनके साथ बैठ रहा हूँ। उनसे मेरी बातचीत हुई है और कोशिश करेंगे जो ये समस्या हमारे सामने आ रही है इनको कैसे हम इसका निवारण कर सकें, इसका समस्या का निदान कर सकें। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की आज से ब्रिटेन के बर्मिंघम में शुरुआत हो गई है। खेलों के अर्धकुंभ कहे जाने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स साल 283 मेडल इवेंट होने हैं, जिनमें की 72 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत के भी कई खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगे, जिनसे भारत को मेडल की पूरी उम्मीद है। और इसी फहरिस्त में उत्तराखंड को भी कॉमनवेल्थ गेम्स से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि इस साल राज्य के 5 खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। इन खिलाड़ियों में एथलीट के तौर पर नितिन सिंह रावत, जिन्होंने दिल्ली मैराथन जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी जगह पक्की की है। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन, जो कि थॉमस कप विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। तैराकी में कुशाग्र रावत, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए काफी मेहनत भी की है। हॉकी में वंदना कटारिया, जिन्होंने हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक में 125 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए गोल की हैट्रिक लगाई है। और वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार शामिल किए गए क्रिकेट में हिस्सा ले रही भारतीय क्रिकेट टीम की सदस्य नेहा राणा, जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। इन सभी खिलाड़ियों से उत्तराखंड को पदक की पूरी उम्मीदें हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने सभी खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं।
देखिए राष्ट्रमंडल खेलों के लिए जितने भी हमारे खिलाड़ी गए हैं, मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मेरा पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से आप प्रशिक्षित हुए हैं, जिस प्रकार से आपका टैलेंट है, जिस प्रकार से आपने ट्रेनिंग हासिल की है, निश्चित रूप से आपकी उस मेहनत का परिणाम जो है मेडल के रूप में परिवर्तित होगा और निश्चित रूप से उत्तराखंड और देश जो है गौरवान्वित होगा। विकासनगर समेत आसपास के क्षेत्र में हो रही अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेसियों ने विद्युत वितरण खंड कार्यालय विकासनगर में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपने गुस्से को जाहिर किया है। कांग्रेसियों का आरोप है कि क्षेत्र में कई कई घंटे बिजली की कटौती की जाती रही है, जिससे कि आम लोगों का घर में रहना मुश्किल हो गया है। साथ ही अन्य कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सरकार पर सुनियोजित तरीके से बिजली कटौती करके कंपनियों को बेचे जाने का आरोप लगाया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इस समय जो स्थिति है, हमने काफ़ी दिन बहुत संयम से इंतज़ार किया। हम जिस जगह पे हैं, इतने पावर हाउस हमारे चारों तरफ है और सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा भारतवर्ष का संयंत्र यहाँ लगा हुआ है और हम बिजली के दामों को बढ़ते हुए भी रोज़ देख रहे हैं और दामों के अतिरिक्त अलग अलग किस्म के सरचार्ज भी हमारे बिलों पे लग रहे हैं, पर बिजली आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं। एक फीडर को चलाया जाता है, दूसरे फीडर बंद कर दिए जाते हैं। आज सुबह से विकासनगर में ही लाइट नहीं है। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने अब आम जनजीवन के लिए, आम जनता के लिए देश के प्रति भक्ति और आस्था का भाव पैदा करने के लिए हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है और इस अभियान के तहत 13 से 15 तक चलाया जाएगा। और वहीं देहरादून के सभी क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर गांव में भी हर घर पर 3.5 लाख राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाने के जिलाधिकारी ने सीडीओ को निर्देश दिए हैं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारियों को जिले के सभी वार्डों, ग्रामों और नगर पंचायत में अधिकारियों को कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। देखिए, इसमें आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इसमें हम 13 से 15 अगस्त के बीच में जो है सभी घरों पर झंडा लगाया जाना है और इसके लिए जनपद स्तर पर काफ़ी तैयारियां कर ली गई हैं। कई मीटिंग्स भी आयोजित कर ली गई हैं। हमने इसमें हमारे जनपद में नगर निगम क्षेत्र को 11 सेक्टर्स में डिवाइड किया है और वहाँ पे नोडल ऑफिसर तैनात किए हैं। इसके अलावा सभी नगर पालिकाओं में, नगर पंचायत में, ब्लॉक्स में भी जनपद स्तरीय अधिकारियों की, एसडीएम्स की ड्यूटीज़ लगाई गई हैं और इसमें हम सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो राष्ट्र के प्रति समर्पण, देशभक्ति के भाव को जागृत करते हुए ये संकल्प लें कि अपने घरों पर दिनांक 13 से 15 अगस्त तक झंडा जरूर लगवाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के महत्वाकांक्षी चकरपुर टू खटीमा बाईपास सड़क का लगभग निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इस बाईपास को 15 अगस्त तक हर हाल में पूरे करने के निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं। इसको लेकर सीएम धामी के नोडल अधिकारी के एस ब्रजवाल, एसडीएम खटीमा रविंद्र बिष्ट ने एनएच के अधिकारियों के साथ में चकरपुर पहनिया बाईपास निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और साथ ही निरीक्षण को आए एसडीएम ने कहा कि सीएम के निर्देश पर बाईपास निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया है। साथ ही कहा कि मौसम ठीक रहा तो 15 अगस्त तक बाईपास वाहनों की आवाजाही के लिए खुल जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है एनएचएआई का जो बाईपास बन रहा है खटीमा से चकरपुर तक का, तो इसमें हमें निर्देश प्राप्त है कि इसको जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया। लेकिन अभी क्योंकि रेनी सीजन है तो अगर ये रेनी सीजन थोड़ा सा हमें ड्राई स्पेल मिल जाता है तो लगभग हम 15 अगस्त तक इसको बनाने की स्थिति में रहेंगे। हमें एनएचएआई से बात हुई है, आज इनके नोडल अधिकारी ब्रिजवाल जी भी यहाँ आए हैं और एनएचएआई के अधिकारी लोग भी आए हैं, तो संभवतः हम इसको 15 अगस्त तक तैयार करने की स्थिति में रहेंगे। उत्तराखंड शासन की ओर से लक्सर क्षेत्र के 111 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर आगामी 31 जुलाई तक पुनः सत्यापन कराने का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है और उसको लेकर लक्सर क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम अब युद्ध स्तर पर इसको अंजाम देने में जुट गई है। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि संबंधित ग्रामीण सूचियों में कई अपात्र भी
सम्मिलित हैं। और आपको बता दें कि इसमें लक्सर तहसील क्षेत्र के 111 गांव भी शामिल हैं जो अब पुनः सत्यापन की रडार पर हैं। वहीं शासन स्तर पर इसका गंभीरतापूर्वक संज्ञान लिया गया है और आगामी 31 जुलाई तक अल्टीमेटम जारी करते हुए स्थानीय प्रशासन को निर्धारित समय में उनको सत्यापन करके इसको पूरा करने का आदेश जारी किया गया है, जिसको अब खतौनी जैसे कि राजकीय अभिलेखों से मिलान करते हुए 80% तक पूरा कर लिया गया है और बकाया सत्यापन प्रक्रिया को भी पूरा करने के राजस्व विभाग को युद्ध स्तर पर लगाया गया है। किसान सम्मान निधि से संबंधित जो हमारे पास 111 गांव यहाँ पर सत्यापन के लिए आए थे, उसमें ये था कि कुछ अपात्र व्यक्ति भी उस सूची में सम्मिलित थे। उसी का पुनः वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उनका सत्यापन किया जा रहा है खतौनी से मिलान करने के उपरांत। तो लगभग ये कार्य आज 80% हमारे स्तर से किया गया और हमें 31 तारीख तक इसको पूर्ण करने का निर्देश शासन से प्राप्त हुआ है। तो निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत इसको पूर्ण कराया जाएगा। वहीं अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया है, जिसमें कि आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, पुलिस समेत आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों मॉक ड्रिल में हिस्सा उन्होंने लिया। और इस पूर्वाभ्यास में अल्मोड़ा शहर के 3 क्षेत्रों में मॉक ड्रिल की गई। जिलाधिकारी वंदना ने बताया कि आपदा प्रबंधन के समय जिला आपदा ग्रसित क्षेत्रों में रिस्पांस और अलर्ट रखने के उद्देश्य से मॉक ड्रिल का पूर्वाभ्यास किया गया है। जनपद अल्मोड़ा में मॉक ड्रिल आयोजित की है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें इसमें हमारा सहयोग कर रही हैं प्रशासन का। आर्मी के साथ भी इसमें एक हम लोगों ने मीटिंग की थी, क्योंकि कभी ऐसी सिचुएशन यदि रियल में उपस्थित होती है जिसमें हमारे अपने संसाधन पर्याप्त नहीं होते, तो आर्मी की भी हेल्प की ज़रूरत समय समय पर पड़ती है। और जो विभिन्न एजेंसीज़ हैं, जो विभिन्न कार्यदायी संस्थाएँ हैं, विभिन्न विभाग हैं जिनको आपदा के समय में रिस्पांस करना होता है, उनका आपसी कोऑर्डिनेशन कैसा है, इसको चेक करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। एक ब्रेक ले आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। मसूरी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और वहीं मसूरी टिहरी बाईपास 707A राष्ट्रीय राजमार्ग लक्ष्मणपुरी के पास में भूस्खलन होने के बाद क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे बड़े वाहनों की आवाजाही में खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। लगातार हो रहे भूस्खलन के बाद प्रशासन ने टिहरी बाईपास रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है और वहीं छोटे वाहनों को भी खतरा हो सकता है। मसूरी टिहरी बाईपास में भूस्खलन होने पर सूचना मिलने पर मसूरी नायब तहसीलदार भोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में जिला प्रशासन, मसूरी पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग की टीम मौके पर पहुंची। मैं यहाँ पर अभी लेबर से मजदूरों से पत्थर रखा दिए सुरक्षा के लिए, कि उससे बाहर नहीं जाए और ये कभी भी रात को खतरा हो सकता है टूट सकती है। तो फिर अभी तो फिलहाल गाड़ियाँ पास हो रही हैं, बारिश नहीं है, बराबर गाड़ियाँ चल रही हैं। यदि ज़्यादा बारिश होती है तो कुछ और धस सकता है, बड़ी गाड़ी में बता दिया हमने जो बाटा घाट में और जैन में रहते हैं बड़े वाहन। तो क्या मार्ग को डाइवर्ट भी किया जा सकता है अगर खतरा होता है तो? जी हम मार्ग को डाइवर्ट किया, हाईवे वालों को इन्फॉर्म कर दिया और वो पहुँचने वाले हैं, उनको हमने डायरेक्शन दी थी कि आप दीवार लगाएं जब तक। जोशीमठ के जिग्गू गांव में हो रही भूस्खलन के डर से ग्रामीणों ने प्राथमिक विद्यालय रेडी में अपना आशियाना बना लिया है। बुधवार के बाद ग्रामीण सहमे हुए हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों को फिलहाल बरसात में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर प्राथमिक विद्यालय में रहने की सलाह दी है। ग्रामीण अपने सामानों को लेकर प्राथमिक विद्यालय में रात गुजारने को मजबूर हैं। लक्सर के रायसी क्षेत्र में कई सालों से जल भराव की परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन और ग्राम विभाग की ओर से संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल स्थानीय ग्रामीणों को कई सालों से लगातार गांव में नाले के अभाव में प्रतिवर्ष सार्वजनिक सड़क मार्ग पर जमा होने वाले दूषित जल से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और इसको लेकर ग्राम विकास विभाग नाले के निर्माण के लिए पहुंचा, लेकिन इस दौरान सड़क पर कब्जेदारों ने विरोध करके हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद ये मामला उप जिला मजिस्ट्रेट तक पहुंचा तो मौके पर प्रशासनिक टीम जेसीबी मशीन लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंची। इतना ही नहीं, पुलिस बल के साथ में मौके पर अवैध अतिक्रमण से सार्वजनिक मार्ग को मुक्त किया गया है।
क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम पिंडवाल के मुताबिक सार्वजनिक मार्ग पर अवैध अतिक्रमणकारियों ने कब्जा किया हुआ था, जिसके बाद ग्राम विकास विभाग और प्रशासन की तरफ से संयुक्त पैमाइश करके उनको नोटिस जारी कर दिया गया और फिलहाल नाला निर्माण शुरू कर दिया है। लोगों के द्वारा जो सार्वजनिक रास्ते की भूमि थी उसमें बाउंड्री वाल इत्यादि करके अवैध अतिक्रमण किया गया था, उसको कल विभाग के द्वारा और हमारे द्वारा संयुक्त रूप से पैमाइश करने के बाद उस अतिक्रमण को नोटिस देने के उपरांत हटा दिया गया है और उसमें विकास विभाग के माध्यम से तत्काल उसमें नाली निर्माण का कार्य किया जाएगा, क्योंकि बार बार ये शिकायतें थी कि जो रास्ता है उसमें जल भराव हो रहा है और कीचड़ बन रहा है, लोगों आम जन को चलने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी। उसी के समाधान के लिए अतिक्रमण हटाया गया। हरिद्वार समेत आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों कॉलोनी काटने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, तो वहीं HRDA ने भी बिना नक्शा पास किए काटी जा रही कॉलोनी और निर्माण पर कार्रवाई के लिए कमर कस ली है। HRDA की कई टीमें क्षेत्र में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों को लगातार चिन्हित करके कार्रवाई कर रही हैं। हालांकि कुछ प्रॉपर्टी डीलर HRDA के मानकों के अनुसार ही कॉलोनियों को डेवलप कर रहे हैं, तो वहीं कुछ प्रॉपर्टी डीलर ऊंचे रसूख और ऊंचे संबंधों के कारण सुमन नगर, अन्य की हेतमपुर, पूरणपुर, सालापुर और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर HRDA के राजस्व की आंख में चोली करते हुए कॉलोनी को डेवलप किया जा रहा है। ऐसी ही बिना नक्शा पास कॉलोनियों और निर्माणों पर HRDA ने जिलाधिकारी और HRDA के उपाध्यक्ष विनय शंकर पांडे के निर्देशन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हम लोग नोटिस जारी कर रहे हैं HRDA से। हम लोगों का जो मेन मकसद है वो है कि यदि बिना नक्शा पास कराए कोई निर्माण किया है, मकान है, चाहे कॉलोनी है, तो उनको नोटिस निर्गत करते हुए ये हम लोग उनको निर्देश देते हैं, ये एक तरह से सूचना देते हैं कि आप लोग अपना नक्शा सबमिट कर दें। नक्शा पास कराते हुए जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको वैलिड करा लें। तो ये हमारी कार्रवाई, और यदि कोई नहीं कर रहा, उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो सीलिंग की कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की गई है। सीलिंग के बाद भी हम लोग उनको एक ऑप्शन है, और बहुत लोगों के द्वारा अपने नक्शे सबमिट भी कर दिया है, लेआउट सबमिट कर दिया है, तो उस पर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड बिकियासैर घड़कुआ घापानी मोटर मार्ग पर एक कार पर पहाड़ से एक बड़ा पत्थर गिरने पर क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि गनीमत रही कि जिस वक्त कार में पहाड़ी से पत्थर गिरा तो कार में सवार लोगों ने तुरंत कार से निकलकर अपनी जान बचाई। गुस्साए ग्रामीणों ने घापानी मोटर मार्ग पर बदहाली पर PMJY के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि मार्ग खस्ताहाल स्थिति में है और मार्ग पर गलत तरीके से पहाड़ को खोदा जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि इस मार्ग में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने इस मार्ग को जल्द सही करने की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने मार्ग की बदहाली पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जो आज मोटर मार्ग, ये JCBI मोटर मार्ग धड़कुआ ये गुड़िया के बीच में सुबह हम लोग के साथ हुआ, ये किसी दूसरे के साथ ना हो। इससे पहले प्रशासन इस पे आके पूरा इसका जायज़ा ले ले और ये काम होने से और लोग को ये खतरा ना हो जो आज हमारे साथ हुआ। भगवान ना करे और किसी के साथ ये काम हो। सुबह जो है कि इसका जल्दी से निवारण किया जाए, जो है जो मानक हैं ये रोड के, उसके अनुसार कार्य किया जाए, नहीं तो जानलेवा हो रहे हैं यहाँ हमला, और ये जो है कि नहीं होने चाहिए। देहरादून जिले के कोतवाली नगर और एसओजी की टीम 20,000 के इनामी को झारखंड के रांची से गिरफ्तार उसने कर लिया है और इस पर कंपनी के फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने का आरोप है। इसको गिरफ्तार करने में पुलिस को 1 साल का समय लग गया है। पुलिस ने बताया कि रणधीर कुमार ने देहरादून के रोहित सेतिया फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी कर ली और पैसे लेकर फरार हो गया। लंबे समय से छापेमारी के बाद भी इसका पता नहीं चल पाया था। अब पुलिस ने इसको धर लिया है। पुलिस की माने तो आरोपी ने अन्य राज्यों से भी इस तरह से 60 से 70 लोगों को कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर पैसे लिए। सभी मामलों की पूछताछ की जा रही है और वहीं पुलिस टीम को एसएसपी ने इस सफलता पर 10,000 रुपए इनाम की घोषणा की है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एसएसपी ने पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। 20,000 का इनामी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। रांची से इसको गिरफ्तार किया गया है। कंपनी फ्रेंचाइजी के नाम पर इसने पैसे ठगे थे और लगातार पैसे ठगने का काम कर रहा था, जिसके बाद पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है इस इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने पर। राहुल सेतिया जी हैं, ये जो एक basic first.com
के नाम से ऑनलाइन क्लासेस की यहाँ पर एक व्यवस्था की गई थी। उसमें ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप राहुल सेतिया जी थे और उनको जो है लगभग जो भी कैंडिडेट वहाँ पर हैं पार्टिसिपेंट्स हैं उनको 700 रुपये का एक टैबलेट देना था। तो इसने टैबलेट दिया नहीं। ये राहुल रणधीर कुमार प्रियदर्शी है जो इनामी बदमाश है। ये बंदा यहाँ से भाग गया और 2021 जनवरी की घटना है ये, और 20,000 का इनामी है। और इसको हमारी टीम ने 24 तारीख को रांची में गिरफ्तार किया। ट्रांजिट रिमांड पे लेकर के यहाँ आए हैं। देहरादून में कोतवाली नेहरू कॉलोनी पुलिस ने सैनिटरी की दुकान में हुई चोरी का 48 घंटे के अंदर खुलासा कर लिया है और साथ ही घटना में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 3 महिला और 4 पुरुष शामिल हैं। आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त किए गए टेम्पो और चोरी के सामान बरामद किए गए हैं। चोरी किए गए सैनिटरी का लगभग 3 लाख से अधिक रुपए का माल बरामद किया गया है। 26 जुलाई का देहरादून के जोगीवाला क्षेत्र से एक सैनिटरी की दुकान में चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार चोरों की तलाश में जुटी और वहीं पुलिस ने मोथरावाला पुल से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी का कहना है कि 7 आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। इन पर पहले भी चोरी के कई केस दर्ज हुए हैं। फिलहाल इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और खुलासा करने वाली टीम को 5,000 का इनाम देने की घोषणा की गई है। हुई थी 26 तारीख को एक गढ़वाल सैनिटरी की दुकान थी, उसमें 3.5 लाख की चोरी हुई थी 26 तारीख को। ये हमारी टीम ने नेहरू कॉलोनी पुलिस ने इसको कल वर्कआउट कर लिया है। 7 इसमें मुलजिम हैं, 4 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं। ये बिहार की रहने वाली हैं। ये कांवली रोड की तरफ यहाँ किराए पर रह रहे थे। इनके पूर्व में आपराधिक इतिहास भी हैं और 100% इसमें रिकवरी हुई है। तो इस पूरी टीम को जो उसमें वर्कआउट किया है उनको मैं 5,000 रुपये के इनाम दे रहा हूँ और ये वास्तव में भूरी प्रशंसनीय काम है। हरिद्वार मेला अस्पताल के बाहर सड़क पर ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। मां के साथ सड़क पर नवजात का वीडियो वायरल होने के बाद सीएमओ ने जांच की बात कही है। और आपको बता दें कि शुक्रवार रात को प्रसव पीड़ा उठी तो वो पति के साथ अस्पताल के निकली। रास्ते में दर्द तेज होने से महिला परेशान उठी और महिला के शोर को सुनकर आसपास के लोगों ने 108 के साथ ही जिला अस्पताल एम्बुलेंस के नंबर पर भी फोन किया। कहीं से कोई एम्बुलेंस नहीं आई। आखिरकार महिला सड़क पर ही गिर गई और बच्चे को जन्म दे दिया। बाद में उसको महिला चिकित्सालय ले जाया गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों के निशाने पर है और सवालों के घेरे में आ चुका है। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, हरिद्वार की तस्वीरें हैं इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर। महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। हरिद्वार की तस्वीरें हैं। कई बार एम्बुलेंस को फोन किया गया लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। बड़ी लापरवाही एम्बुलेंस की और अस्पताल प्रशासन की ये देखने को मिल रही है, जिसके चलते ये देखने को मिला। यहाँ पर महिला अपने पति के साथ हॉस्पिटल के लिए निकली थी लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची, जिसके बाद घटना का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। हरिद्वार का ये पूरा मामला है जहाँ पर अस्पताल प्रशासन सवालों के घेरे में। एम्बुलेंस हमसे संबंधित नहीं है। एम्बुलेंस जो है 108 डायरेक्ट स्टेट से गवर्निंग होता है। जहाँ डिलीवरी वाली बात है, मरीज को खुद भी सोचना चाहिए, समय से पहुंचना चाहिए अस्पताल। आपको समय से अस्पताल भी पहुंचना चाहिए। अब ये चूँकि 108 का है, हम 108 वाले को लिख के पता करेंगे क्या मामला है, लेकिन 108 हमसे संबंधित नहीं है। हमसे उसमें कोई वार्निंग अथॉरिटी नहीं है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।